नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास पेशकश खबरों के खिलाड़ी। वो शो जिसमें हम बात करते हैं हफ्ते भर देश में हुई ढेर सारी गतिविधियों के बारे में और एक अनूठे तरीके से आपके बीच में उसका विश्लेषण लेकर आते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे अनुभवी पैनल में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार। और जब हम इस चर्चा को कर रहे हैं, देश एक गौरवान्वित तस्वीर देख रहा है। भारत में G20 का आयोजन हो रहा है। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हम सब के बीच में अमर उजाला लेकर आ रहा है। आप वो हमारे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। लेकिन इसके बीच में ठीक एक दिन पहले जब G20 का ये सम्मेलन शुरू हुआ, कुछ उपचुनावों के परिणाम आए। 7 जगहों पर उपचुनाव के परिणाम इस देश में आए, लेकिन निगाह सबकी एक सीट पर रही, उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा, जहां समाजवादी पार्टी को जीत मिली। लेकिन जीत के बाद से लगातार कहा जा रहा है कि I.N.D.I.A. यानी कि इंडिया गठबंधन जीता है और एनडीए की हार की यह शुरुआत है। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह एक बड़ा पैनल मौजूद है। परिचय कराऊं, सबसे पहले पूर्णिमा जी हैं, एक अंतराल के बाद एक बार फिर हमारे सामने हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। जयदीप जी हैं, जयदीप जी अमर उजाला के हमारे डिजिटल के एडिटर हैं और वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद सर, स्वागत को हमेशा जैसे आप कहते हैं कि आपका स्वागत नहीं, आप परिवार के सदस्य हैं। और अवधेश कुमार जी हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और आज भी मौजूद हैं। और इस चर्चा को सीधा शुरू करता हूं। पूर्णिमा जी, पहला सवाल, कल घोसी का परिणाम आया। परिणाम के ठीक बाद अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया। उस ट्वीट का दूसरा पॉइंट था कि ये समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि इंडिया की जीत है। सबसे बड़ा सवाल यही था, जब तक वो पूरी की पूरी काउंटिंग चल रही थी, हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, हर कोई ये कहीं ना कहीं सवाल कर रहा था कि क्या अखिलेश यादव इसे अपनी जीत मानेंगे या इंडिया की जीत मानेंगे। क्योंकि वो जो चर्चा थी ना कि इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, क्या वो बड़ा दिल दिखाएंगे। आपको क्या लगता है कि अब वो जो बात है कि क्या जमीन पर इंडिया एक हो पाएगा, वैसा होता दिखाई दे रहा है? नहीं, जमीन पर एक होने की शुरुआत तो दिख गई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। घोसी की जीत से अगर हम उसका निष्कर्ष निकालें तो, और इंडिया की जीत कहना अखिलेश यादव का, ये अपने आप में एक संकेत है कि ग्राउंड लेवल पे जो उम्मीद की जा रही थी कि पार्टियों में सामंजस्य बैठाना मुश्किल होगा, वो कहीं ना कहीं मतलब आशंका सही साबित नहीं हो रही है। आपस में उन्होंने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हराया या हम यहाँ पे सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने इंडिया की जीत कह के ये एक संकेत दिया है कि आगे भी वो इसी तरह का जो एक अकोमोडेटिंग एटीट्यूड है उसको लेके आगे बढ़ने वाले हैं। और जो हमें चर्चाएं सुनने को मिलती हैं कि जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो ये लोग आपस में लड़ेंगे और ये घमंडिया गठबंधन, वेस्ट बंगाल हुआ चाहे यूपी हुआ, उसमें ये टूट जाएगा या आपसी में एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे, वो आशंका मुझे लग रहा है कि थोड़ी कम हो गई है इस बयान के बाद। तो अब उसको जीत का देखिए, जीत के बाद वो कोई श्रेय उसका ले वो अलग बात है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो गठबंधन है वो स्मूथ है, ये हमें थोड़ा सा इससे भरोसा हो रहा है। चलिए, आपको इससे भरोसा हो रहा है। अवधेश जी, आपके पास आता हूं। घोसी पर सबकी निगाह इसलिए भी रही ना क्योंकि वहां पर अखिलेश यादव खुद उतरे थे प्रचार करने। उनके साथ में हमको दिखाई दिया था कि कांग्रेस ने समर्थन दे दिया था, अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। तो ये कहा जा रहा था कि हाँ, ये जो इंडिया वाली बात है वो दिखाई दे रही है कि पार्टियां एक साथ है। दूसरी तरफ एनडीए भी एक साथ दिखाई दे रहा था। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर उनके लिए प्रचार कर रहे थे, संजय निषाद उनके लिए प्रचार कर रहे थे। और इसीलिए अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कल से लेकर आज तक जो बयान आ रहे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए, ये तो एनडीए बनाम इंडिया था और हमने एनडीए को पहली बार तो हरा दिया, अब इसको पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में भी हम लेकर चले जाएंगे और हम ऐसी तरीके की सफलता पालेंगे। क्या आपको लगता है कि वो लिटमस टेस्ट पास कर लिया है वो इंडिया घटक दलों ने? नहीं, अगर एक चुनाव परिणाम जो है लिटमस टेस्ट हो जाता है, देखिए लिटमस जो है, मैं इंटरमीडिएट तक साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो हम लोग प्रयोगशाला में वो पेपर डाल करके ना उसको लाल को पे नीला, नीला को काला करते रहे हैं, वो प्रयोग हमने किया है। एक उपचुनाव किसी भी भावी उपचुनाव का, और इतने बड़े राज्य का जहाँ 80 सीटें हो, जहाँ 405 विधानसभा सीटें हो, वो लिटमस टेस्ट नहीं हो सकता है। विजय हमेशा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, और लगातार जब आप पराजित होते हैं तो एक भी विजय को आप दिखाते हैं कि देखो हमने तो अब फतह कर लिया है।
अखिलेश जी 2014 का चुनाव अपने नेतृत्व में हारे हैं, 2017 हारे हैं, 2019 हारे हैं, 2022 हारे हैं। तो वो 4 चुनाव के बाद क्या कह दिया जाए कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश से अंत हो गया है? आज भी एक शक्तिशाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। उसका सामाजिक समीकरण जब तक कि कांग्रेस या बसपा फिर से सशक्त होकर नहीं खड़ी होती है, तो भाजपा विरोधी मतदाताओं के केंद्रीकरण की एकमात्र वो पार्टी है। तो ये नहीं, देखिए घोसी का उपचुनाव वैसे भी पहले सीट किसके पास थी? समाजवादी पार्टी के पास थी। घोसी का उपचुनाव वैसे ही था जैसे बिहार में बोचहा उपचुनाव था, और वहां के एक बड़े वर्ग ने भाजपा को सबक सिखाने के लिए नीतीश कुमार के कारण और वहां बीजेपी के कैंडिडेट को लग के हरा दिया। उसमें बीजेपी के लोग भी थे, भीड़ के हराया कि हराएंगे नहीं तो सबक नहीं जाएगा। कुछ जातियां विशेष रूप से थी। उसी प्रकार से घोसी में वो ऐसे कुछ लोगों को लगता था, कुछ जाति के लोगों को, कि बीजेपी को हम वोट दे रहे हैं लगातार, लेकिन ये बीजेपी हमारी नहीं सुनती है, ये कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की नहीं सुनती है। तो उन सब ने मिलके, केवल ये वो नहीं, उन सब ने मिलके एक बीजेपी को तय किया कि इस बार एक झटका दो, ताकि इनको एक संदेश मिले। और ये जो अपने सामाजिक समीकरण के चक्कर में है या बाहर से कैंडिडेट ला करके जो लड़ाते हैं, ये 2 में ये अपने को रिफॉर्म करें। तो वहां के मतदाताओं ने बीजेपी को संकेत दिया है, लेकिन ये लोग, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर आप जाके पूछेंगे, वहां किसी को मतभेद नहीं है। आप लगा लीजिए फोन अभी से, वो यहां एक संकेत देना था, संदेश देना था, उससे हारी है। उसके कारण ये स्थिति बनी है। लेकिन इस चुनाव परिणाम का एक मायने तो इतना हुआ है कि जैसे INDIA जो सेंट बना है, उसके बाद का ये चुनाव था, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में ये दिखाई दिया है कि INDA वहां आने वाले समय में अगर व्यवहारिक रुख अपनाए तो इनके बीच सीटों का समझौता थोड़े बहुत 2-4 फ्रेंडली फाइट के साथ हो सकता है लोकसभा चुनाव। चलिए, आप बोल रहे हैं ये फ्रेंडली फाइट हो सकती है, या फ्रेंडली फाइट के बिना भी आपसी समझौते के साथ जा सकते हैं। प्रेम कुमार जी, एक बयान और जोड़ता हूं क्योंकि इस तस्वीर को और बड़ा करने की जरूरत है। 7 उपचुनावों के परिणाम आए। पश्चिम बंगाल में भी एक इस तरीके की सीट थी, ममता बनर्जी की पार्टी ने उसे जीता है। वहां पर तो INDIA एक साथ लड़ता दिखाई नहीं दिया, वहां पर तो कांग्रेस के भी उम्मीदवार थे। लेकिन जीत के बाद वो बोल रही हैं कि हमने अपनी सीट जीती, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खूब काम किया, लेकिन जहां जहां बीजेपी हारी है वहां इंडिया पार्टी को बधाई। तो वो जो सेंस डेवलप होने की बात है, क्या आपको लग रहा है कि चाहे वो झारखंड की बात हो, हेमंत सोरेन वहां पर हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, सबकी जो टोन है उसमें इंडिया जरूर सुनाई दिया। तो आपको लग रहा है कि वो सैद्धांतिक तौर पर जो बात हो रही थी वहां से सर वो इंडिया वाली बात नहीं आई, उन्होंने इंडिया नहीं कहा। तो मैं जिन्होंने कहा है मैं उनका जिक्र कर रहा हूं कि जिन्होंने इंडिया कहा, क्या आपको लग रहा है उन नेताओं में वो सहमति बनती दिखाई दे रही है? देखिए, पूरे उपचुनाव को छोटे छोटे कुछ हेडलाइंस में हम मीनिंग देने की कोशिश करते हैं कि त्रिपुरा में बीजेपी के जश्न पर यूपी और पश्चिम बंगाल ने पानी फेरा। उत्तराखंड में बीजेपी ने नाक बचाई, कांग्रेस ने दी कड़ी टक्कर। झारखंड में इंडिया अब भी भारी, एनडीए को की मुश्किल बरकरार। और इधर से केरल से सर ने दे दिया है हेडलाइन, तो उधर से अब मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर हेडलाइंस हैं जिस हिसाब से हम इस उपचुनाव को देख सकते हैं। अभी अवधेश कुमार जी ने जो बातें कही कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कुछ लोग सबक सिखाने में जुट गए और ये नतीजा है, तो मुझे वो नितिन गडकरी जी की वो बात याद आ रही है कि घोड़े को घास नहीं मिल रहा है और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो ये बात जो है बीजेपी में घर कर गई है और घोसी में ये बात दिखी है। अवधेश कुमार जी से ही लेकर के मैंने बात आगे बढ़ाई। पहली बार दोनों सहमत हुए जी। उसके बाद हम आज का ऐतिहासिक है घोसी में एक और देखें इसको कैसे, जैसे अखिलेश यादव जी का आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि इंडिया की जीत है, और आपका प्रश्न भी यही है कि सब जगह से इंडिया इंडिया निकल रहा है। तो घोसी को थोड़ा समझना पड़ेगा। घोसी में 57% वोट मिले हैं। एक बात, घोसी को हम एक और हेडलाइन दे सकते हैं कि साइकिल लेकर दारा सिंह चुनाव जीत जाते हैं, कमल लेकर चुनाव हार जाते हैं। साइकिल लेकर के कोई घोसी में खड़ा होगा तो जीतेगा, कमल लेकर के वही व्यक्ति खड़ा होगा नहीं जीतेगा। ये भी घोसी का संदेश है। तो घोसी में 57% वोट पाना अपने आप में बता रहा है कि ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है। तो क्या है, तो इंडिया की जीत यहां हम कैसे मतलब निकालते हैं। एक और फैक्टर है मायावती जी।
मायावती जी ने कहा कि नहीं हो तो नोटा पे वोट दे दो, यही कहा था उन्होंने, लेकिन नोटा पर 1250 वोट गया। इसका मतलब है कि मायावती जी की बात खुद उनके कार्यकर्ताओं ने नहीं मानी। इसका मतलब है कि दलित वोटर का सेंटिमेंट्स एक अलग तरीके से सामने आया। अति पिछड़ा वर्ग से जो लोग थे, ओम प्रकाश राजभर जी का वो बहुत पैठ वाली जगह रही। ओम प्रकाश राजभर जी निराश भी हैं, बाद में प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं कि हम देखते हैं कि क्या है, समझेंगे इसको। इन्होंने ईवीएम को भी याद किया है। हाँ, मैं उस बात को नहीं बोल रहा हूं, चूंकि मेरी बात से अलाइन कर रही है ये बात कि ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि हम हार के जो क्या कारण है हम पता लगाने की का प्रयास कर रहे हैं, ये बात भी कह रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर यानी जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिसको जोड़ने में बीजेपी लगातार जुड़ी रही है, जिस कारण से ओम प्रकाश राजभर जी को वापस अपने खेमे में एनडीए ने लाया है, वो वहां पर क्लिक करता हुआ नहीं दिखा। दलित वोटर्स का रुख अलग दिखा। यानी ये जो अलाइनमेंट है जिसके बारे में उत्तर प्रदेश में सोचा नहीं जा पा रहा था कि यादव बहुल ओबीसी का, यादव के नेतृत्व वाला जो समूह है समाजवादी पार्टी, ओबीसी के साथ अति पिछड़ा जुड़ जाएंगे और दलित आकर वोट करेंगे, ये अद्भुत बात हुई है। तो इसके पीछे इंडिया फैक्टर है, इसके पीछे कांग्रेस फैक्टर है। कांग्रेस, इसको थोड़ा सा एक दो लाइन और बोलता हूं कि कांग्रेस जो है जब अति पिछड़ा और दलित मजबूरी में बीजेपी के साथ खड़े हो जा रहे हैं, कोई विकल्प नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस आ गई है इंडिया के सेंटर में, तो लोगों को लग रहा है बीजेपी का विकल्प कांग्रेस के इर्द गिर्द खड़ा हो सकता है। वही वोटर जो मजबूरी में बीजेपी के साथ खड़े थे, कांग्रेस के कारण इंडिया के साथ समाजवादी पार्टी के पास आए हैं। यहां पर इंडिया जिंदा हुआ है, यही पूरे देश में आप मतलब ले सकते हैं। आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए जदीप जी, प्रेम जी कह रहे हैं कि प्रेम जी का विश्लेषण ऐसा लग रहा है जैसे INDI ने देश फतह कर लिया, मतलब एक उपचुनाव को इतने शानदार ढंग से प्रेजेंट कर देना अपने तरीके से। अभी जरा सर दिल्ली बहुत दूर है, इतने उत्साहित मत होइए आप। ये 4-5 सीटों का आपने ऐसा बनाया जैसे पूरा माहौल बदल गया, कांग्रेस यूपी में वापस आ गई और मायावती की बात उनके मतदाताओं ने नहीं माना है। अब इतना अगर एक घोषी अगर इतना बड़ा बैरोमीटर हो जाए तब तो फिर हर उपचुनाव, अगले उपचुनाव और लोकसभा चुनाव का की पूर्व पीठिका हो जाएगी। काउंटर कर दूं मैं, जब चांद पे पहला इंसान उतरा था, नील आर्मस्ट्रांग ने कहा क्या था, इट्स अ स्मॉल स्टेप बट अ जायंट लीप फॉर द मैनकाइंड। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत एक जो हुई है, दिस कुड टर्न इनटू अ जायंट लीप। ठीक है, ये जायंट लीप वाली बात कोई और जो प्रेम जी ने कहा। जदीप जी, मैं आपके पास यही सवाल लेकर आना चाह रहा था। जीत सबको याद रहती है और जीत के बाद हमको इंडिया इंडिया खूब सुनाई दिया, सारे विपक्षी दलों ने जो उनकी एकता है वहां दिखाई दिया। लेकिन जीत से थोड़ा सा पहले चल लें, उस काउंटिंग में अगर आप घोसी की सीट छोड़ दीजिए, अगर आप झारखंड की सीट छोड़ दीजिए, तो आपको तो इंडिया आपस में लड़ता भी दिखाई दे रहा था। तो जिस सामंजस्य के दावे जीत के बाद किए गए हैं वो जीत से पहले तो नहीं थे। पश्चिम बंगाल में तो नहीं था, केरल में तो नहीं था, और तब जबकि उत्तर प्रदेश में जैसे उन्होंने कहा। लेकिन बसपा जब जमीन पर उतरेगी, हर पार्टी जब ये बात आएगी, क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर, बागेश्वर में भी नहीं था, वहां भी समाजवादी पार्टी। हाँ, मैं तो जीत की बात कर रहा था सर, जहां हाँ सामंजस्य की जो बात है जी, तो अगर ये सामंजस्य ग्राउंड पर, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सामंजस्य जो ग्राउंड पर होना चाहिए, जो जीत के बाद सब हर एक का दावा है कि इंडिया जीता है, लड़ा भी तो इंडिया ही है आपस में, तो क्या वो लड़ाई खत्म हो गई है? देखिए, जैसा हमेशा से कहा जाता है, बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन ये मौजूद है घोसी के चुनाव में कि जीत के कई वारिस होते हैं और हार का कोई पिता नहीं होता। तो ऐसा ही हुआ है। लेकिन मेरी राय में पत्रकारिता की दृष्टि से अगर देखें तो घोसी में जो है वो अवसरवादी राजनीति की हार हुई है और मतदाताओं की जीत हुई है। उसको अलग अलग तरीके से विश्लेषित किया जा सकता है। INDI उसको अपनी जीत मान सकती है और उसको इसी तरीके से प्रचारित करने में सबसे ज़्यादा उत्साहित खुद अखिलेश यादव दिखे हैं। अखिलेश यादव इसलिए उत्साहित दिखे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको इतनी सारी हार जो अभी अवधेश जी शुरुआत में गिना रहे थे लगातार 17 से लेकर अभी तक, उस हार से कोई उबार सकता है तो ये, क्योंकि अगर उनके विपक्षी उनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, कांग्रेस नहीं खड़ी होगी, दूसरी अन्य पार्टियां नहीं खड़ी होगी और बसपा अभी साइलेंट हो गई थी, अगर आगे मुखर भी रहती है तो भी उनके पास जीत की अगर कोई उम्मीद उत्तर प्रदेश में है, अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने का कोई एक अवसर नजर आता है, उम्मीद की कोई सुनहरी किरण नजर आती है। और आने वाली लोकसभा की 80 सीटों में से कुछ सीटें नहीं, ज़्यादा सीटें पाने की भी उनके पास अगर कोई यादव परिवार अपनी पारिवारिक सीटें बचा ले, वही अभी तो सबसे बड़ी लड़ाई बची थी उनकी, उससे आगे अगर उनको बढ़ना है तो उनके पास इंडिया के अलावा कोई सहारा उनको नजर नहीं आता। ये स्वीकार, अगर
सीटों के बंटवारे के समय अखिलेश यादव अपनी बात को बेहतर तरीके से मनवा पाएं तो ये उनकी बड़ी जीत होगी। उस दिशा में ये दरअसल वही जो समझौते की और नेगोशिएशन की राजनीति होती है, उस दिशा में उन्होंने एक अपना मोहरा आगे बढ़ा दिया है कि देखो देखो यहां तुम मेरे साथ। दरअसल क्या होता है ना कि त्याग तब होता है जब आपके पास मखमल हो और आप उसको उतार दें। वहां क्या कांग्रेस का ऐसा कोई मजबूत कैंडिडेट था जो बरसों से जीत रहा था और उसके जीतने की प्रबल संभावना थी और कांग्रेस ने कह दिया नहीं नहीं भाई हम तो इंडिया की खातिर इस उम्मीदवार को समर्पित कर रहे हैं, तो फिर मैं मान लेता कि ये इंडिया का। देखिए जो मैंने कहा था पहले भी, हमारी बातचीत घोसी को लेकर लगातार होती रही है। जो तस्वीरें पटना में आई, जो बेंगलुरु में आई, जो मुंबई में आई, बहुत शानदार तस्वीरें हैं। विपक्षी गठबंधन की दिशा में तीनों ही तस्वीरें बहुत मजबूत कदम उठाती हैं। ये कदम जब धरातल पर उतरेंगे और सीटों के बंटवारे की बात आएगी तब भी क्या ये कदम उतने ही मजबूत बने रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। आपने बात की बाकी अन्य उपचुनावों की, विनोद जी कह ही चुके हैं कि केरल में तो खुद इंडिया बनाम इंडिया की लड़ाई थी, इंडिया ही लड़ा, इंडिया ही जीता क्योंकि दोनों ही तरफ से समझौता नहीं हो पाया। बंगाल में जीत के बाद जो ममता बनर्जी का बयान आया वो बहुत ही ध्यान देने योग्य है। उन्होंने अपने शुरुआती 1.5-2 मिनट में बंगाल में उनकी जीत कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरह भाजपा उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, कैसे पूर्वी बंगाल में वो मजबूत हैं, कैसे ये सीट भी उनको वापस मिल गई, उस पर फोकस किया। और आखिरी में उन्होंने कहा बाकी अन्य सीटों पर जहां जहां बीजेपी हारी है वहां पर विपक्षी गठबंधन के सदस्यों को बधाई। मतलब बंगाल में तो मैं आपको सीटों पर नहीं आने दूंगी, बाहर अगर आप जीत रहे हो तो मेरी तरफ से बधाई स्वीकार करें। तो ये हर तरीके से हर कोण से इसका विश्लेषण हो सकता है उत्कर्ष, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि मैं फिर से जोड़ना चाहूंगा कि जब भी किसी एक उम्मीदवार ने पाला बदला है और मतदाता को बेवकूफ़ समझा है कि मैं किसी भी पार्टी से खड़ा हो जाऊं मुझे जिता दिया जाएगा, तो वो दारा सिंह चौहान को संदेश दे दिया कि ऐसा नहीं होगा, कल तुम साइकिल ले आओ, आजकल कमल का फूल ले आओ। यही कर्नाटक के चुनाव में हुआ था, जो दल बदलू या बागी उम्मीदवार थे, बार बार पार्टियां बदल रहे थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। यही हिमाचल में भी हुआ था और अभी मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है कि जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में चले गए थे वो पाला इसी डर से बदल रहे हैं कि कल को हमने कांग्रेस के टिकट पर मांगा था वोट और आज हम भाजपा के टिकट पर कैसे वोट मांगने चले जाएं। मतदाता जो है वो इससे खींच चुका है और अवसरवादी राजनीति को मतदाताओं ने नकारा है। उपचुनावों में विनोद सर, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा तमाम उपचुनाव में साथ के साथ में जो वोटिंग परसेंटेज था वो उस तरीके से ज्यादा या हाई नहीं था जैसा आम चुनावों में हमको देखने को मिलता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो जहां आपने मुझे करेक्ट भी किया था कि जहां आपको इंडिया बनाम इंडिया की भी लड़ाई दिख रही है, जब वोटिंग परसेंटेज हाई होगा तो ये तो एक दूसरे के वोट भी बांटेंगे। और जो पॉइंट जयदीप जी उठा रहे हैं, मेरा सवाल भी वही है, क्या अब ये वो दल, ये सारे जो दल हैं आपस में उस स्थिति में आ चुके हैं कि एक दूसरे के लिए वो जो तिलांजलि कहते हैं, अगर आपको साथ आना है तो कुछ त्याग करना होता है, उस त्याग के लिए रेडी है कि हम कुछ सीटें छोड़ने को तैयार हों? क्योंकि ये बात तो सच है कि घोसी में क्या कांग्रेस के पास ऐसा कोई उम्मीदवार था जिसको उतारते और फिर ये कहा जाए कि हाँ उन्होंने समर्थन दिया है, उन्होंने अपने उम्मीदवार का त्याग किया है। जयंत चौधरी का तो वहां स्टेक नहीं है, भले ही वो इंडिया लिखकर बधाई दे रहे हों। तो निश्चित तौर पर, और हमने एक चीज जो एक परंपरा सी देखी है कि बसपा उपचुनावों में नहीं जाती है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को ही उम्मीदवार उतारना था। क्या ये सच में कहा जा सकता है कि वो कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया, क्योंकि ये तो परिस्थिति जन्य एक तरीके से उपचुनाव ज्यादा था? देखिए, मैं अवधेश जी की एक बात से सहमत हूं कि कोई एक उपचुनाव जो है उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन मैं प्रेम जी की बात से भी सहमत हूं कि कई बार शुरुआत जो है ऐसे ही होती है, या ये पूर्णिमा जी की बात से। दोनों बातें अब जगह सही हैं। मान लीजिए आज नतीजे उलट होते, घोसी चुनाव बीजेपी जीत जाती, तो नैरेटिव क्या होता? ध्वस्त हो गया इंडिया, खत्म हो गया इंडिया, निकल गई हवा, तो यही होता ना नैरेटिव। तो दोनों पक्ष अपने तरीके से अपनी चीज व्याख्या करते हैं। वो समय तो जैसी कह गए, जाकी रही भावना जैसी, पर मुहूर्त देखी तीन तैसी। तो इसलिए ये व्याख्या, कल तो बड़ा मजा आया एक चैनल पे, भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि इंडिया थोड़ी जीता है, समाजवादी पार्टी जीती है। तो मैंने उनको कहा, हमने कहा भाई इंडिया का मतलब क्या है? जो इंडिया गठबंधन है उसके बाद उसमें ये दल है ना अलग अलग, कोई एक पार्टी तो है नहीं, वो तो मोर्चा है। मोर्चे में जो दल जहाँ जीतेगा वो गठबंधन को उछले जाएगा। जैसे मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर अगर कहीं कोई चुनाव लड़े और जीत जाए तो एनडीए माना जाएगा ना। तो वो मुझे लगता है कि देखिए इसके 2-3 मायने हैं जो महत्व किसी भी चुनाव के नतीजों का आप जब व्याख्या करते हैं। एक तो ये है कि इसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ये मान लेना कि एकदम से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया उत्तर प्रदेश में और बिल्कुल 2/3 बहुमत सीटें जो है इंडिया गठबंधन को मिल जाएंगी, ये बिल्कुल अकल्पनीय है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताऊँ आपको, वो ये है कि 2017 में 17 था या 18 था, 3 उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, 3 लोकसभा चुनाव, उपचुनाव और 1 विधानसभा का। 2017 विधानसभा की, ठीक। और चारों चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी,
तीनों जो है विपक्ष जीता था। जब सपा बसपा का गठबंधन होने से पहले की बात है, उनका एक प्रयोग था ये, लेकिन लोकसभा चुनाव में उलट गया मामला। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक सबसे बड़ी उसकी जो सकारात्मक चीज़ है कि वो अपनी हार से सबक लेती है। विपक्ष शायद सबक न लेता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबक जरूर लेती है और इसका उसको फायदा मिलता है, वो सीखती है क्या। हाँ, तो विपक्ष के लिए ये एक आत्मविश्वास का समय तो है इंडिया गठबंधन के लिए, लेकिन आह्लादित होकर के और अति आत्मविश्वास में जाने का समय नहीं है। ये नंबर एक, पहला तो ये है। दूसरी बात है जो जयदीप जी ने कहा कि निश्चित रूप से दारा सिंह चौहान जैसे जो नेता हैं, जो कभी इधर कभी उधर, दारा सिंह जी का इतिहास सुनिए, वो बीएसपी से शुरू करते हैं जी। हम और पूर्णिमा जी लखनऊ में ही थे जब पहली बार राज्यसभा में मनोनीत किए गए थे मायावती जी के द्वारा, और उसके बाद फिर बीएसपी के बाद समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, समाजवादी पार्टी के बाद फिर वो भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा से फिर समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं और फिर समाजवादी पार्टी से भाजपा में चले जाते हैं। तो ये ऐसे नेताओं के लिए जनता का संदेश है और नेताओं के साथ साथ पार्टियों के लिए भी संदेश है कि आप ये सोचो कि हमारा वोटर टेकन फॉर द ग्रांटेड है, क्योंकि सुधाकर सिंह को सवर्णों का भी वोट मिला है जो बीजेपी के वोटर हैं। ये उनकी लीड जो 43,000 की है, हालांकि इस पर एक विवाद हो गया कि वो 61,000 की लीड थी उनकी और उसके बाद फिर रिकाउंटिंग करा के 40,000, वो अलग बात है, लेकिन जो आधिकारिक रूप से जो लीड है वो 43,000 की तो है ही। तो 43,000 की लीड तभी आ सकती है जब आपको सब वर्गों का वोट मिले, और वो उनको मिला है। तो कहीं ना कहीं भाजपा का भी वोटर भी जो है 57% वोट शेयर, मतलब बड़ी बात है, तो वो भी किया है। तो ये संदेश उस भाजपा के वोटर ने बीजेपी की लीडरशिप को भी दिया है कि जो टेकन फॉर द ग्रांटेड हमको मत लीजिए, कि आप जब चाहे दारा सिंह को आप इधर ले आइए उधर ले आइए, दारा सिंह और स्थानीय कार्यकर्ता भी, ये भी एक कारण। तीसरी बात ये है कि जो महत्वपूर्ण बात है कि ये सातों उपचुनाव जो हुए हैं, और इसमें झारखंड उत्तर प्रदेश, ये दोनों तो उत्तर भारत में हुए बिल्कुल जी, हिंदी हार्टलैंड में जी। बंगाल वाला बंगाल में हुआ, त्रिपुरा हुआ, केरल का दक्षिण। ये तब हुए जब उदयनिधि मारन का बयान सनातन वाला आ चुका था और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया, हिंदू विरोधी, इंडिया हिंदू विरोधी है। उसके बावजूद आप त्रिपुरा और बंगाल को अगर आप अलग कर दें कि वो हिंदी हार्टलैंड, हालांकि वहाँ भी हिंदी और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हो रही है, तो भी 4-3 का नतीजा आता है। इससे एक चीज़ साबित होती है कि जो भावनात्मक मुद्दे हैं वो असर तो करते हैं, लेकिन ज़्यादा भारी पड़ते हैं स्थानीय मुद्दे, और जो उस वक्त जब मतदाता मैदान वोट डालने जाता है उस वक्त उसके मानस में क्या है। इसलिए ये भी इस बात को जो है रेखांकित करता है। घोसी जैसी जगह जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, जो बिल्कुल मतलब बनारस वहीं से पास में है, जो हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा केंद्र है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी की उधर गोरखपुर है, उसके बावजूद घोसी में इतनी मीटिंग मिलना, तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे वहाँ ज़्यादा भारी रहे, ये माना जाए। एक बात और करके मैं कहूँगा कि देखिए, जब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हो रही थी, मीटिंग जैसे पटना की मीटिंग हुई या उसके, तो बहुत सारे हमारे मित्र, मतलब अवधेश जी तो उनमें शामिल नहीं थे क्योंकि ये बहुत तार्किक व्याख्या करते हैं, इसलिए मैं इनके साथ बहुत मुझे अच्छा लगता है बात करना। बहुत सारे हमारे मित्र जो थोड़ा सा इंडिया गठबंधन की सफलता को लेके या उसको लेकर आशंकित तो कहते थे अखिलेश यादव कैसे दे देंगे जमीन भाई उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, 3 ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन नहीं बनने देंगे। लेकिन आज आप देखिए, वही ममता बनर्जी और वही अखिलेश यादव जीत कर से इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। ममता जी कह रहे हैं जहाँ जहाँ बीजेपी हरी इंडिया, तो क्योंकि उसका कारण है जमीनी परिस्थितियां जो होती हैं वो नेताओं को मजबूर करती हैं अपनी नीति तय करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जमीन पर जो भाजपा विरोधी वोट है वो इंडिया गठबंधन के हक में है, भाजपा विरोधी वोट जो है। और भाजपा विरोधी वोट का मतलब खाली मुसलमान नहीं है। ये लोग बहुत जैसे अभी अवधेश जी ने एक बात कही कि अगर कांग्रेस और बसपा मजबूत हुई तो सपा का नुकसान हो जाएगा, भाजपा का भी नुकसान होगा। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो खाली मुसलमान थोड़ी जाएगा, सवर्ण भी जाएगा बड़ी संख्या में, और दलित भी जाएगा बसपा के साथ, या तो भाजपा का भी वोट होगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मैं आपको कंक्लूड करता हूं कि 1993 में पूर्णिमा जी बैठी हुई है, सपा बसपा मिलकर लड़े, सीटें दोनों की आई, एक की आई 110 और एक की आई 67, जब मिल के लड़े थे। और 1996 में अलग अलग लड़े, जब सारे पत्रकार, अधिकतम पत्रकार भविष्यवाणी कर रहे थे कि सपा बसपा का वोट बढ़ रहा है और बीजेपी स्वीप करेगी, तब भी बीजेपी वही 174 पे आकर अटक गई और सपा की आई 67 और उसकी बसपा की और सपा की आई 112। वही नतीजा हुआ। क्यों? क्योंकि खाली मुस्लिम वोट ही नहीं बढ़ता है, हिंदू वोट ही बढ़ता है। या तो आप दलितों को हिंदू मत मानिए या अति पिछड़ों को आप हिंदू मत मानिए। तो जब हिंदू की आप बात करते हैं उसमें सवर्ण ही नहीं आता, हिंदू में पूरा हुआ आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होती है
तो खाली सपा का ही नुकसान नहीं होगा, कोई भी पार्टी मजबूत होगी तो वो बाकियों का वोट भी भाई कांग्रेस के 3 वोट बैंक थे, इस बात से सहमत होते सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक। सवर्ण चला गया बीजेपी में, दलित चला गया बीएसपी में, अल्पसंख्यक चला गया समाजवादी पार्टी में। तो अगर कांग्रेस मजबूत होगी तीनों को खींचेगी ना। आपने अपने जवाब में एक शब्द कहा था कि इस रिजल्ट के बाद हमको दिखाई दे रहा है कि जो विपक्षी दल हैं वो कॉन्फिडेंट हैं, वो बहुत विश्वास में डूबे नजर आ रहे हैं। अवधेश जी, अति आत्मविश्वास की बात कर रहा हूं, वो नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल भी यही था अवधेश जी कि क्या आपको ये विश्वास दिखाई दे रहा है या अति आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है? क्योंकि जहां से आपने शुरू किया था कि वो ढेर सारे पेपर डुबाने पड़ते हैं, 7 सीटें उस नेशनल नैरेटिव की व्याख्या नहीं कर सकती जो आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे, वहां वो सेके की व्याख्या नहीं कर सकती। लेकिन जैसा रिएक्शन आ रहा है, क्या आप मान रहे हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस या एक हाइप बनाने की कोशिश ज्यादा है? नहीं, ऐसा है कि ये INDI अभी बना है, उसके बाद पहला चुनाव है, तो वो तो उसको उस रूप में अगर बोलेंगे नहीं तो माहौल बनाना कैसे? अभी 2024 का माहौल बनाना है तो देश से विदेश से चुनावों को लेके, घटनाओं को लेकर के कहीं बीजेपी के विरोध में कुछ उतर जाएगा, ये सब चीजें देश के मनोविज्ञान को बदलने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन आखिर लोग भी तो देख रहे हैं ना। जैसे मैंने ये कहा था थोड़ा विनोद जी ने मेरी पंक्ति पर ध्यान नहीं दिया था, मैंने ये कहा था कि जब तक सपा बसपा कांग्रेस बसपा मजबूत नहीं होती है तो भाजपा विरोधी मतदाताओं के केंद्रीकरण के लिए एकमात्र इस समय सपा पार्टी ही है। ये पंक्ति थी मेरी, बहुत ध्यान से मैंने बोला था सोचते हुए कि वो पार्टी थी। बाकी तो बीजेपी जब आगे बढ़ी है तो कांग्रेस के कमजोर होने से बढ़ी है। कांग्रेस के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग बीजेपी में शिफ्ट हुआ है, तभी बीजेपी आगे बढ़ी है। और वो सब ऐसे बढ़ ही नहीं सकती है। अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी तभी जब बीजेपी कमजोर होगी, केवल सपा के कमजोर होने से नहीं होगी। देखिए इसमें मतलब एक मात्र अगर आप देखते हैं तो एकमात्र चुनाव परिणाम इसमें है तो वो बीजेपी के वोट के कारण चिंताजनक है, वो है पश्चिम बंगाल का। क्योंकि पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस तथा तृणमूल कांग्रेस अलग अलग लड़ी है, इसके बावजूद अपनी सीट जीती हुई सीट बीजेपी हार गई है। तो इस पूरे परिणाम में मेरी दृष्टि से अगर देखते हैं तो भाजपा के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक इसलिए है कि 19 सीटें आपने 2019 में आपने 18 सीटें पाई थी और वो 18 सीटें आपको 303 में बहुत बड़ा योगदान था। और अगर पश्चिम बंगाल अभी भी एक पहेली है जहां तृणमूल कांग्रेस को चोट नहीं पहुंचा पाने में बीजेपी सक्षम है, क्योंकि अब आप तो जान गए हैं कि वो मान लीजिए साइलेंट रिगिंग करते हैं, प्रशासन मदद कर रहा है, तो वो तो 2024 में भी करेगा। वो सारी चीजें हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोलता रहेगा। तो उससे निपटने के लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने वहां क्या किया है कि ये परिणाम ठीक है बहुत कम से हारे हैं, 4300 वोट के आसपास से हारे हैं। तो वो क्योंकि आगे भी चुनाव ऐसे ही होगा, वहां लोकसभा चुनाव में देखिए पश्चिम बंगाल INDIA के लिए जो जैसे महाराष्ट्र में तो गठबंधन हो जाएगा, बिहार में तो हो जाएगा, थोड़े बहुत अंतर से शायद उत्तर प्रदेश में भी लगभग हो जाएगा रहने के बावजूद, लेकिन जो पश्चिम बंगाल है वो INDIA के लिए टेढ़ी खीर है, क्योंकि उनके लिए भी है कि वहां गठबंधन आसानी से संभव नहीं, बल्कि हो सकता है न भी हो। जैसे INDIA का केरल में गठबंधन संभव नहीं है, वैसे यहां भी संभव नहीं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी तो एक अगर सबसे बड़ी चिंता का बीजेपी का विषय होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में अगर वो आगे नहीं बढ़ रही है तो फिर 2024 के लिए क्या है, उनके कार्यकर्ता क्या भयभीत होते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं, नेताओं के बीच क्या मतभेद है वहां कि वो सामना करने से बचते, क्योंकि वहां तो युद्ध लड़के आपको चुनाव जीतना होगा तृणमूल कांग्रेस के। जहां तक देखिए भारतीय जनता पार्टी को यह बिल्कुल समझना पड़ेगा कि उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक वर्ग इस बात को, कई चीजों को पसंद नहीं करते हैं कि आप बाहर से ले आके कार्यकर्ता लंबे समय तक वहां मेहनत कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है कि चलो यहां चुनाव, और आप उसी आदमी को जो वहां से त्याग पत्र देता है वो खड़े कर देते हैं। तीसरी बात यह होती है कि अगर आपका प्रशासन स्थानीय स्तर पर कठिनाई में कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ नहीं खड़ा होता है तो केवल हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव आप नहीं जीत सकते हैं। जो एक संवेदनशीलता अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के प्रति होनी चाहिए वो बीजेपी के राज्य सरकारों में,
मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखिए, वो बीजेपी के राज्य सरकारों में उसकी कमी है, उसका प्रकटीकरण मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, वो अलग अलग राज्यों में भी वो दिखाई दे रहा है। जो लास्ट में कहना चाह रहा हूं कि इस चुनाव परिणाम को हम बहुत ज्यादा अभी INDIA के स्तर पर ना देखें, क्योंकि अगर आप देखें तो यूपी छोड़ दीजिए तो INDIA कहां एक होकर के लड़ रही थी। अगर आप देख लीजिए झारखंड में इन्होंने कह दिया झारखंड में लड़ रही थी, बात ठीक है, लेकिन झारखंड में वहां जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो किसी न किसी पार्टी से खड़े हो गए थे कि हमको पार्टी नहीं दे रहा है तो हम खड़े हो जाएंगे, ऐसे ये करेंगे। भाजपा के विरोधी विद्रोही भी खड़े थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि INDIA इस चुनाव में उसमें घटक दल जीत गए हैं, वो लड़के भी जीतेंगे तो 2024 में वो INDIA होकर एकजुट रहेंगे, लेकिन एकजुटता का संकेत लड़ने के लिए इस सारे परिणाम से नहीं मिला है। ठीक है, अब जब सारे नेता जी, मैं अवधेश जी की बात से काफी हद तक सहमत हूं। देखिए क्या है, जो इंडिया गठबंधन जो है, हालांकि वो इंडिया गठबंधन करने में उन्हें थोड़ा संकोच होता है, क्योंकि बीजेपी भी संकोच करती है, वो INDIA ही बोलती है। इंडिया गठबंधन जो है वो उसकी दो बड़ी वो है। केरल में तो गठबंधन होगा नहीं, कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ तब भी लड़ते रहे जब 2008 में 2004 से लेकर 2009 तक उन्होंने सरकार साथ चलाई केंद्र में, तब भी वहाँ के चुनाव एक दूसरे के खिलाफ ही लड़े हुए, और बंगाल में भी एक खिलाफ लड़े थे। पश्चिम बंगाल में CPM और कांग्रेस का गठबंधन अगर होता है तो भी तृणमूल कांग्रेस से बाहर रहेगी, वहाँ एक अलग मॉडल बनेगा। या हो सकता है कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, CPM का नहीं होगा। उसका कारण है इस चुनाव में भी CPM के कैंडिडेट को 13,000 वोट मिले, और ये 13,000 वोट एंटी TMC वोट भी है, इसमें एंटी BJP भी एंटी TMC भी है। तो अगर CPM का कैंडिडेट नहीं होता मैदान में तो हो सकता है BJP सीट जीत जाती, क्योंकि कई ऐसे वोटर हैं जो TMC से बहुत नाराज हैं, वो उनके लिए BJP उतनी खतरनाक नहीं है, TMC ज़्यादा खतरनाक है, तो वो CPM का कैंडिडेट ना होने पे वो BJP को दे सकते थे। इसलिए भी एक रणनीति के तहत भी पश्चिम बंगाल में CPM अलग लड़ेगी, ये मान लीजिए, ताकि उसका अपना वोट जो है वो जो TMC के साथ नहीं जा सकता है वो उसके साथ इंटैक्ट रहे। ये इंडिया गठबंधन की एक रणनीति भी होगी। ठीक है, जदीप जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है जो अवधेश जी और विनोद जी कह रहे हैं, उसमें मैं जोड़ना चाहता हूं। जब उपचुनाव होते हैं तो हमको एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखना चाहिए, जो ऐतिहासिक और इस तरह के उपचुनाव में हमेशा हुआ है कि चाहे उस सीट की किसी भी तरह की तासीर रही हो, इतिहास रहा हो, उपचुनावों में सत्ताधारी दल के उम्मीदवार को जिताया जाता है इस उम्मीद के साथ कि हमारे यहाँ विकास कार्य बाधित नहीं होंगे, उसको एज मिलता है, और वो सोचता है कि भाई अब हमारे यहाँ जो भी लाइट लगनी है, नदी नाली सफाई होनी, बिजली पानी, उसमें हमारे साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो और सत्ता पक्ष का पूरा समर्थन मिले। चाहे तो वही हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने सीट गंवा दी, लेकिन अपवाद घोसी की सीट बनी है। घोसी की सीट इसलिए अपवाद बनी है ना कि वहां मतदाता की खींच तमाम राजनीतिक तिकड़मों पर और गणितों पर भारी पड़ी है। जब मतदाता अपना मन बना लेता है तो उसके ऊपर कोई चाणक्य नीति, कोई रणनीति, कोई व्यू चक्र, कोई व्यू भेदना, कोई इंडिया, कोई भाजपा, कोई एनडीए नहीं चलता है। वहां सिर्फ मतदाता की खींच, उसका मन और उसके तेवर चलते हैं। घोसी में वही हुआ है। ओम प्रकाश राजभर की भी क्या क्रेडिबिलिटी होगी जनता? कुछ नहीं, वो तो कह रहे थे किसी तरह। देखिए, क्योंकि जनता नाराज हो गई ना, तो उसके बाद राजभर जी कुछ नहीं कर सकते। राजभर वोट हो, सवर्ण वोट हो, दलित, मैं वही कह रहा हूं कि अगर इन सारे गणितों को कोई एक बार में फेल कर सकता है तो मतदाता की खींच, उसका मन वो खींच गया कि तुम कभी साइकिल लाओगे, कभी कमल लाओगे, कभी हाथ का पंजा लाओगे, हमें बेवकूफ समझे हो क्या, तो वो हुआ है वहां पे। लेकिन बाकी सब जगह आप देखिए, बागेश्वर में आप चाहेंगे ना कि सत्ताधारी दल के साथ रहें, झारखंड में आप चाहेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर आपके विकास कार्य न रुकें, और उपचुनावों में तासीर रही है। अपवाद है, अपवाद है। बागेश्वर उपचुनाव तो कांग्रेस जीत सकती थी, कांग्रेसियों को भरोसा ही नहीं था कि इतना बढ़िया चुनाव लड़ेगा उम्मीदवार। मैं सही बता रहा हूँ। और उसका कारण ये था कि जो उम्मीदवार वहाँ थे वो सज्जन आम आदमी पार्टी से लड़े थे 2022 का चुनाव, और उनको 16,000 वोट मिले थे उस समय। और इस बार कांग्रेस के वोट वहाँ बढ़ा, कांग्रेस के वोट हो गए 30,000, और बीजेपी के कैंडिडेट का वोट उतना ही राजधानी 2022 में था। जबकि वो चंदन दास की जो पत्नी लड़ी चुनाव, जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल महिला है, उनको एक सहानुभूति का लाभ भी था कि उनके पति की मृत्यु के बाद वो सीट खाली हुई थी। कांग्रेसियों को भरोसा ही नहीं था कि हमारा उम्मीदवार इतना बढ़िया चुनाव लड़ेगा कि कई राउंड तक आगे चलेगा वो। अगर ये भरोसा होता तो शायद वो सीट कांग्रेस जीत जाती। मैं इस सवाल आप कमेंट जोड़ लीजिए, फिर एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ठीक है, जैसे सबने कहा, ये बहुत बड़ा, कोई इसको हम आगे लार्जर स्केल पे ना भी देखें, लेकिन ये एक रियलिटी चेक है हर पार्टी के लिए। ये ना सिर्फ इंडिया गठबंधन के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी, इंडिया गठबंधन के भी हर जो घटक है उसको ये रियलाइज हुआ है कि अगर वो अलग होकर लड़ेंगे तो
क्या परिणाम आएगा, और साथ होकर लड़ेंगे तो क्या परिणाम आएगा। उसी तरह से बीजेपी के लिए भी एक रियलिटी चेक है, तो उस चीज को हमें देख के आगे का अपना एनालिसिस करना जो चाहिए। आपने कहा ना कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो एक साथ होकर लड़ेंगे तो क्या परिणाम आएगा। जब सारे विपक्षी दल कल इन परिणामों के बाद इंडिया 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 ट्वीट कर रहे थे, प्रेम जी, अंग्रेजी का एक शब्द होता है पार्टी स्पॉइलर, जो उस पूरे मूड को खराब करते हैं। आम आदमी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी छत्तीसगढ़ के लिए कि हम वहां पर चुनाव लड़ेंगे। बात हो रही थी सब, ममता बनर्जी से लेकर आप नीचे तक आ जाइए, हर कोई ट्वीट कर रहा था कि देखिए एक साथ लड़े हमारी ताकत, एक साथ लड़े हमारी ताकत। एक पार्टी आ जाती है जो ये दिखाती है कि नहीं हम तो अलग लड़ेंगे। आप जब उस एक एक के मूड में हो, जब आप ये मूड दिखा रहे हो कि हमको आगे बढ़कर बात करनी चाहिए, 2-4 सीटों पर हम आपस में त्याग करें, ये वाली दिक्कतों को आप कैसे सॉल्व करेंगे जहां हर पार्टी के अपने एस्पिरेशन भी हैं? क्योंकि उसके पीछे जो कैलकुलेशन नजर आ रही है, सवाल शायद थोड़ा लंबा हो जाए, वो ये कि अगर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कुछ सीटें जीत जाएगी तो वो उनके हिसाब से कि 5 विधानसभा अगर हम जीते तो 1 लोकसभा हमको चाहिए, वो उस बार्गेनिंग तक जाना चाहती है। देखिए उत्कर्ष जी, आपका जो ये सवाल है इसका उत्तर पश्चिम बंगाल का उपचुनाव दे रहा है। आपके इस सवाल का जो आम आदमी पार्टी से संदर्भ, उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता में है और सत्ता का जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका वोट का पोलराइजेशन आज भी भारतीय जनता पार्टी है। यानी ममता सत्ताधारी के खिलाफ विपक्ष अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इंडिया अलायंस बनने के कारण सीपीएम और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार को वहां की जनता विपक्ष मानने को तैयार नहीं है और इसी वजह से वो कहीं रेस में नहीं है। ये बात है। और इसमें एक चीज सिर्फ जोड़ूं सर, आम आदमी पार्टी वाला सवाल इसलिए था ना क्योंकि जहां भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है, हाँ मध्य प्रदेश के लिए सोचिए जी, अब जहां भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है, जहां सीधी लड़ाई है, वहां के लिए अगर आप बताएंगे कि जहां सीधी लड़ाई है वहां भाजपा को जो वोट नहीं जाना होगा वो कांग्रेस की बजाय स्प्लिट होगा ना। जहां सीधी लड़ाई है वहां उन राज्यों की मैं सवाल पूछ रहा हूं, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया क्योंकि उन्होंने राजस्थान के लिए कहा है कि वो सूची लाएंगे, मध्य प्रदेश के लिए वो ले आए। अब आप बताइए। हाँ, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस रह करके भी नहीं रही सत्ताधारी पार्टी, तो अब वहाँ थोड़ा सा फर्क हो जाता है। लेकिन वहाँ निश्चित रूप से जो एंटी इनकम्बेंट वोट होगा बीजेपी के खिलाफ, वो वोट इंडिया में एकजुट होना चाहिए। तो अगर आम आदमी पार्टी वहाँ अलग से खड़े करेगी तो इस वोट के बंटने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये पश्चिम बंगाल से इतर उदाहरण हो जाता है। लेकिन यही छत्तीसगढ़ में अगर आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ती है या कोई इंडिया का एलाई इलेक्शन लड़ता है तो वहां पर वो इंडिया का एलाई होने के बावजूद वहां एंटी इनकम्बेंट वोट को लेने में वो कामयाब नहीं होगा क्योंकि वो इंडिया का एलाई है। तब वहां बीजेपी ही विपक्ष रहेगी, इस बात को समझिए। तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि इंडिया का अलाइनमेंट बनना, इंडिया का एक समूह बनना लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस इन्हीं स्टेट्स में विपक्ष, ममता बनर्जी विपक्ष होंगी, टीएमसी विपक्ष होंगी या पूरा इंडिया के ये, तो बीजेपी के समांतर ये सारे वोट मजबूती से इकट्ठा रहेंगे। बाई इलेक्शन से बिल्कुल अलग नेचर दिखेगा, वहां बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी होगी और इस इधर सारे इंडिया के अलाइज होंगे। ये नेचर में फर्क होगा बाई इलेक्शन और लोकसभा चुनाव में। तो इस हिसाब से हम देखें तो स्टेट लेवल पर इंडिया के जो घटक दल हैं वो निश्चित रूप से इंडिया से बाहर हट करके भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, जैसे केरल में लड़ा, जैसे बंगाल में लड़ा, या आप जो मैं हाँ, आप अपना पॉइंट ले लीजिएगा और साथ में सवाल भी ले लीजिए। सवाल ये है, उसमें जो मैं जोड़ना चाह रहा हूं वो ये कि जो कार्यकर्ता जमीन पर जाकर अभी अपने वोटरों को कन्विंस करेंगे कि आपको कांग्रेस के खिलाफ हमको वोट डालना चाहिए आम आदमी पार्टी के, क्या वही कार्यकर्ता उसके बाद लोकसभा चुनाव में जाकर कन्विंस कर पाएंगे कि इस बार हमने जिसके खिलाफ वोट मांगा था उसको वोट दो? मैं इसी लाइन पे कहना चाह रही थी कि मतदाता को इतना बेवकूफ मान के पार्टियों को नहीं चलना चाहिए। मतदाता जब कोई वोट करने जाता है तो वो क्या सोच के करता है, या तो वो रूलिंग पार्टी जिसे चाहता है उसे वोट करता है, या तो वो मतदाता जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन देखता है अपना। सपोज कल को अगर आम आदमी पार्टी के 2-4 जीत भी जाएंगे मध्य प्रदेश में, तो क्या कल को वो लार्जर नेशनल लेवल पे अगर उनको सपोज सारी सीटों पे खड़ा कर देंगे लोकसभा में कैंडिडेट, तो क्या मतदाता फिर भी उनको एज अ नेशनल ऑल्टरनेटिव देखेगा क्या?
नेशनल ऑल्टरनेटिव जिसको देखेगा बीजेपी के खिलाफ उसको वोट करने की सोचेगा ना। तो जो पार्टी स्पॉइलर आप कह रहे हैं वो मतदाता उसको रिजेक्ट करेगा, जहां तक एक कॉमन मतलब मैंस व्यू है, जो परसेप्शन है कि वो बेस्ट ऑप्शन देखेगा। तो उसमें आम आदमी पार्टी को फिर देखना होगा कि वो कितना स्पॉइल करती है। जी देखिए, आम आदमी पार्टी की प्रकृति समझिए। आम आदमी पार्टी अब तो खैर उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया गुजरात चुनाव के बाद, लेकिन है वो थी वो अभी तक दिल्ली की पार्टी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो अपने को राष्ट्रीय स्तर पर मानते हैं। एक समय तो मोदी जी के समानांतरी अपने आप को मानते थे जब वो बनारस से चुनाव लड़े थे 2014 में। नहीं, अब थोड़ा सा समझ में आ गया है कि और भी लोग हैं, खासकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो। और जो अगर आप सर्वेस भी देखें तो मोदी के बाद अगर कोई आता है तो राहुल गांधी आते हैं, भले अंतर काफ़ी रहता है, मतलब मोदी जी अगर 60% पर है तो राहुल गांधी 26-27% पर हो, अरविंद केजरीवाल कहीं 4-5% पे आते हैं, तो बहुत अंतर है। लेकिन इसके बावजूद वो उन्होंने तय कर लिया है कि उनको अपना विस्तार करने का अधिकार सबको है। समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है वो दो स्तर पर खेल रहे हैं। वो चाहते हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी कुछ सीटें उनको विधानसभा में देके एडजस्ट करे, उनका समझौता करे। इसलिए वो एक दबाव बना रहे हैं कि भाई 10 कैंडिडेट मध्य प्रदेश डिक्लेयर कर दिए, राजस्थान चले गए। एक तो ये दबाव बना रहे हैं। दूसरा, वो चाहते हैं गुजरात की तरह कुछ 4-5 विधायक अगर समझौते में मैं जीत जाऊं, बिना समझौते के तो नहीं जीत सकते, एक विधायक नहीं जीत पाएंगे। कोई निर्दलीय अपनी ताकत से कुछ कर ले तो अलग बात है। उसका कारण है उत्तराखंड में कहाँ जीत पाए थे, बहुत ताकत लगाई थी। हिमाचल में कहाँ जीत पाए, बहुत ताकत लगाई। पंजाब में इसलिए जीते, पंजाब में काम किया उन्होंने लगातार, 2017 में भी काम किया और 2022 में भी काम किया। तो सस्टेन्ड जो काम किया उसका फायदा पंजाब में मिला और कांग्रेस की अपनी गलतियों के कारण मिला। गोवा में क्या हाल हुआ? तो मध्य प्रदेश में जो या छत्तीसगढ़ में जो एंटी बीजेपी वोट होगा, एंटी बीजेपी, वो आम आदमी पार्टी सामने विकल्प नहीं, सामने विकल्प कांग्रेस है। सीधी सी बात है। अब सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी के भी तो दो उम्मीदवार जीती जाते हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। उसका कारण है समाजवादी पार्टी और बीएसपी का सामाजिक आधार है, सोशल बेस है। वो सोशल बेस आम आदमी पार्टी का नहीं है। जो सोशल बेस बीएसपी का पूरे देश में जगह जगह रहा है काशीराम जी के ज़माने से, वो उनको कुछ एमएलए जिता देता है, एमपीज भी जिताए हैं उसने उत्तर प्रदेश के बाहर। वो बेस, वो जनाधार सामाजिक, वो आम आदमी पार्टी का नहीं। आम आदमी पार्टी का जनरल का बेस क्या है? वही कि आप बीजेपी से नाराज हैं, 100 यूनिट बिजली दे देंगे, तो जनरल सा बेस है। वो बेस अभी अगर बीजेपी के खिलाफ है तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में उसके सामने कांग्रेस बड़ा विकल्प है। और अगर कांग्रेस से नाराज है, मान लीजिए राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी छत्तीसगढ़, तो बीजेपी बड़ा विकल्प है। ठीक है, मैं इसको नेचर पर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार अवधेश जी जब हम चर्चा कर रहे थे इंडिया अलायंस के बारे में, तब भी आपने कहा था कि तस्वीरें तो ठीक है, तस्वीरें तो आती है, लेकिन क्या वो जमीन पर हो पाएंगे? अलग अलग विचारधाराएं, तब आपने बताया था कि जिस तरीके से नेता सोचते हैं। मैं सवाल को वहीं ले जाना चाहता हूं। कल जब सारे विपक्ष के नेता इंडिया 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 ट्वीट कर रहे थे, कह रहे थे, टाइमिंग की जो बात होती है, आम आदमी पार्टी को स्पॉइलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि क्या वो एक दिन बाद लिस्ट नहीं आ सकती थी? और इस बीच में हमने जो जानकारी जुटाई, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। तो क्या आम आदमी पार्टी जानबूझ के उस दिन, जिसको बोलते हैं ना पार्टी खराब करना, क्या इस नेचर की पार्टी है? देखिए, पहले तो जो आप कह रहे हैं ना, उस रूप में मैं बोलता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं एक पत्रकार के नाते जब बोलता हूं तो मैं भविष्य का ध्यान भी रखता हूं, तो इस रूप में नहीं बोलता हूं कि नेता खड़े हैं तो उसको मैं दूसरे रूप में। खैर, आम आदमी पार्टी जो है, देखिए, आम आदमी पार्टी अभी तक ये समझ नहीं पाई है कि भारत की राजनीति में हमारी भूमिका क्या है, हम कौन हैं, हमको किसके साथ किसका विरोध करना है। क्योंकि जब आप एक बड़ी महत्वाकांक्षा लेके उतरे हैं और आपका दृष्टिकोण उतना बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटी छोटी सोच से आप सोचते हैं कि यहाँ ये कर देंगे तो चुनाव जीत लेंगे, यहाँ ये कर देंगे, यहाँ ये झूठ बोल देंगे तो यहाँ ये नौटंकी कर लेंगे तो जनता आ जाएगी ना, तो फिर आपका कोई बहुत बड़ा विजन नहीं होता है। एक नेशनल लेवल का, अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राजनीति क्या है, हमको कहां से कैसे चुनाव लड़ना है, जनाधार क्या है, हमको किसको हराना है, कौन हमारा विरोधी है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, यह सब मूल्यांकन नहीं होता है।
तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जो व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, जो उनको एनजीओ से लेके अभी तक देखे, उनकी राजनीति को देखते हैं, तो आप उसका एकदम से बाकी पार्टियों की तरह जो व्यवस्थित पार्टियां हैं, मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, थोड़ी इन सब पार्टियों की तरह आप उनके बारे में एकदम आप फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। मोटा मोटी एक अनुमान है जो विनोद जी ने बताया कि एक प्रेशर टाइट कायम रखो कि किसी तरह से हमको कुछ कुछ सीटें अलग अलग राज्यों में मिल जाए। तो ये जो पार्टी है ना, इसको ये मत समझिए कि ये पार्टी के अंदर जो एक सुसंगति होती है इसकी नीतियों में या राजनीतिक रणनीति में, उसमें एक सुसंगति हो, कंटिन्यूटी होगी, ये नहीं सबसिस्टेंस वाली बात है उनके अंदर। तो इसलिए आम आदमी पार्टी अभी भारत में माने अभी वो स्टेबलाइज नहीं हुई है आइडियोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर, नेशनल विजन के प्लेटफॉर्म पर, लीडरशिप के प्लेटफॉर्म पर और पॉलिटिकल इक्वेशन के प्लेटफॉर्म पर, चारों पर अभी वो स्टेबलाइज पार्टी नहीं है। पहले तो उनका था कि भैया हमको तो गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है, पूरा भाषण देते थे, लेकिन जब वो ईडी और सीबीआई ने चारों तरफ से शिकंजा कसा है और ये हुआ है तो हुआ कि भाई मिलजुल के इस समय तो कोई उपाय नहीं है, इस समय तो तत्काल मिलो। तो जो इस समय तत्काल मिलने की रणनीति से आई, अब सुनिए अरविंद केजरीवाल का मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कैसे पॉलिटिक्स करते हैं। कोरोना के काल में इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स ने देश की एक बड़ी संस्था है, मतलब निरंकारी मिशन बड़ी संस्था है, उसकी जमीन पर 10,000 बेड का एक सेंटर बना, वहां सब लोगों को पता है एक सेंटर बनाया था कि ये क्वारंटाइन सेंटर होगा। तो चूंकि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो गृह मंत्रालय ने इनको इनविटेशन भेजा। इन्होंने एक ट्वीट किया कि गृह मंत्री जी, अमित शाह को ट्वीट किया कि गृह मंत्री जी हमारे दिल्ली में 10,000 बेड का एक क्वारंटाइन सेंटर बन रहा है और आप गृह मंत्री के नाते उसमें आमंत्रित है। फिर अमित शाह को उसको रीट्वीट करना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल जी आप जानते हैं कि आईटीबीपी ने बनाया है, ये फलाने संस्थान ने जमीन दिया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते आपको इन्वाइट किया गया है। तो लेकिन उनको अपना मैसेज एक देना था, उन्होंने उसको अपने हिसाब से, तो उनकी एक पॉलिटिक्स उस प्रकार से है। मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने अपने जीवन में अनेक नेताओं को देखा, व्यक्तिगत कुछ नहीं है, लेकिन अगर इस देश में अभिनय सम्राट किसी भी नेता को अगर राजनीति में देना हो, माने बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो एकमात्र नेता इस समय देश में वही उपलब्ध है उस मामले में। ऐसा नहीं कि दूसरे नेता एक्टिंग नहीं करते हैं, लेकिन एक्टिंग करते हैं तो उसमें उनका एक पीछे आइडियोलॉजी भी होती है, उसमें उतना भी नहीं होता है कि हर चीज सीधा झूठ बोल दो, दिन को रात और रात को दिन। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी की पॉलिटिक्स का उस ढंग से कोई जिसको कि मतलब स्पष्ट या सुनिश्चित निष्कर्ष निकाल के विश्लेषण जरा कठिन होता है। प्रेम कुमार जी आपको जोड़ना चाह रहे थे और उसमें मैं भी एक चीज जोड़ दूं कि एस्पिरेशन कुछ और है और मजबूरी कुछ और, क्या ऐसी स्थिति है? देखिए ये जरूरी इसलिए है बोलना कि एक तो आम आदमी पार्टी का बचाव करने वाला यहाँ कोई नहीं है, और आम आदमी पार्टी के बारे में जो कुछ भी कोई किसी कर रहे हैं बस आप करिए ना, हम कोई बचाव नहीं कर रहे, अपनी राय रख रहे हैं। हाँ, तो मैं उसी तरीके से ये कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से नेचर इन्होंने बताया अवधेश कुमार जी ने, तो हम ये कह रहे हैं कि ये नेचर से अलग किस पार्टी का नेचर है? क्या कांग्रेस, बीजेपी, किसी भी पार्टी का? भाई बीजेपी पीडीपी से मिलकर सरकार बनाती है ना भाई। कांग्रेस मान लीजिए कहीं आईयूएमएल से समझौते करती है, तृणमूल कांग्रेस कभी एनडीए में रही, कभी यूपीए में रही। कांग्रेस की नीति पहले गठबंधन की नहीं थी, बाद में यूपीए बनाई। फिर नीतीश कुमार, लोग जितना भी बोले, जब चाहे नीतीश कुमार तब एनडीए में चले जाते हैं, जब चाहे नीतीश कुमार तब यूपीए में चले आते हैं, ये सब कुछ रहा। तो केवल आम आदमी पार्टी पर इतना बड़ा हमला क्यों कि उनकी संगठित सोच नहीं है या अव्यवस्थित है या सब कुछ? अव्यवस्थित तो पूरी राजनीति है। तो मायावती जी का भी देखिए, बीएसपी कभी किसके साथ कभी किसके साथ। कौन पार्टी है जो आम आदमी पार्टी का जो कैरेक्टर अवधेश कुमार जी दिखा रहे हैं उससे डिफरेंट दूसरी पार्टी का कैरेक्टर है? ये बात मैं कहना चाहता हूं बस। प्रेम जी को सुनिए, प्रेम जी के सामने कहिए कि अभी 36 का विश्लेषण करो तो बताएंगे देखो दोनों अलग अलग। आप कहेंगे नहीं तो 63 हो गया, तो फिर वो 63 का भी उसी अनुसार विश्लेषण कर देंगे। सर ऐसा है, भारत की बाकी पॉलिटिकल पार्टियों सब में कुछ दोष हैं, नेताओं में पाखंड है, वो सब है, लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सब में एक यूनिक सिचुएशन रखते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। आम आदमी पार्टी ने
इस देश में लोगों को आंदोलन से विरत किया है, आंदोलन के प्रति एक भाव पैदा किया कि आंदोलन झूठे होते हैं, आंदोलन ठगने के लिए पैदा होते हैं। ये आंदोलन को 5 स्टार कल्चर बना करके हम लोग एक आप भी किए होंगे, ये तो पुराने हैं, एक जंतर मंतर में प्रदर्शन करना होता था तो एक आदमी को तुम भोजन की व्यवस्था कर दो, एक आदमी को तुम टेंट दे दो, और 5 स्टार कल्चर ला करके उसने देश के आंदोलन को वो आदमी खा गया और एक अवशेषता पैदा करी। सारे संगठनों के अंदर ये हो गया कि चलो अन्ना टीम में चले जाओ, अरविंद के पास चले जाओ तो मीडिया में आओगे। ये जो उस आदमी का करना और राजनीति को जो उन्होंने जो किया है आम आदमी पार्टी ने, भारत की किसी पार्टी का इतना नकारात्मक योगदान भारत की राजनीति में नहीं है। सभी पार्टियों ने अलग अलग समझौते किए, वो सब चीजें ठीक हो जाती है, लेकिन दिन को रात बता दो कि हम ऐसे ही करते हैं रात को। और आज सभी पार्टियों को, ये तो देश का दुर्भाग्य है कि सभी पार्टियां अरविंद केजरीवाल की तरह जो फ्री बीच कहते हैं, आज उसके सामने विवश हो गई है। एक ऐसा कैरेक्टर कल्चर उस आदमी ने पैदा किया है, तो सबके दोष हैं। लेकिन इस पार्टी को अगर आप इस ढंग से सबके समानांतर रखते हैं, बीजेपी ने पीडीपी के साथ समझौता किया, लेकिन उसी पीडीपी के नेता को बीजेपी ने उठा करके जब 370 डालना था तो उसको जेल में भी डाल दिया जब वो वहां से निकला है, तो क्योंकि उसकी एक आइडियोलॉजी थी कि अभी हम रणनीतिक तौर पर जाते हैं लेकिन हमारा एक विजन है। तो इसलिए बहुत सारी बातें होती है। आम आदमी पार्टी के हम लोग विरोधी नहीं है, किसी पार्टी के ना हम लोग विरोधी है ना आंख मूंद के समर्थन कर सकते हैं, लेकिन भारत की राजनीति में अगर इतना नकारात्मक योगदान किसी पार्टी का है, आंदोलनों के क्षेत्र में योगदान है, बाकी जो दिल्ली का प्रशासन आजकल वो चला रहे थे कि हम ईमानदार बन के आए हैं, आप खुद जानते हैं, आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं प्रेम कुमार जी, आप जानते हैं कि आम आदमी कितनी ईमानदारी से चल रही है, कितना उसमें लोकतंत्र है, इतना डिक्टेटरशिप तो किसी पार्टी में नहीं है इस समय, सभी पार्टियों में नेताओं की चलती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के एमएलए से बात करिए, बोला कि जाने में डर लगता है। बताइए, मैं स्पष्ट नहीं बोलता हूं, कई एमएलए बताते हैं कि क्या सिचुएशन अंदर होती है, तो वो पॉलिटिकल क्या कल्चर पैदा हुआ है। कैसे रहे बोलिए ना, अवधेश जी इतना बोल गए हैं। आमद देखिए, मैं सिर्फ एक तस्वीर मैं कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी के उन दिनों की जो लगातार वो अनशन पर बैठे थे, शरीर जर्जर हो गया था, लंबा अनशन चला था, वो तस्वीर पुरानी जरूर डाल दीजिएगा खोज करके, इसमें पता चलेगा कि ये अनशन करना, आंदोलन करना कितना मुश्किल काम होता है। आंदोलन कभी बेईमान नहीं होता, आंदोलन का फायदा उठाने वाले बेईमान हो सकते हैं। जनता आंदोलन के साथ जुड़ी थी, कांग्रेस की सरकार का बेदखल होना उस आंदोलन का परिणाम था। उस आंदोलन का फायदा आरएसएस और बीजेपी वालों ने उठाया, जो कांग्रेस की सत्ता बदल गई। आम आदमी पार्टी ने नहीं उठाया उस आंदोलन का फायदा। भ्रष्टाचार के खिलाफ झूठा तिलिस्म जो गढ़ा गया, वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के गिर्द नहीं, उसके पीछे आरएसएस और बीजेपी के लोग थे। उस बात को अवधेश कुमार जी नहीं कहेंगे। और आंदोलन एक पवित्र चीज होता है, आंदोलन में कुर्बानी होती है, आंदोलन में जान जाती है, लेकिन आंदोलन को इस तरीके से सिंप्लीफाई किया है अवधेश कुमार जी कि इसको हम इस सहज रूप में ले नहीं सकते। और ये आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी है तो जनता के समर्थन से बनी है, चाहे जो विसंगतियां बता दे। कि ये कहना कि आम आदमी पार्टी से खराब कोई पार्टी ही नहीं है, ऐसा किसी पार्टी के बारे में आज तक किसी ने कहा क्या? ये कैसे सुना जा सकता है? किसी भी पार्टी के बारे में कैसे सर्टिफिकेट दिया जा सकता है कि ये पार्टी किसी भी पार्टी से खराब है और कोई पार्टी किसी भी पार्टी से अच्छा है? तमाम देश के राजनीतिक दल इस देश में राजनीति करते हैं, सब में विसंगतियां रहती है, सब में खासियत रहता है। ये फाइनल कमेंट्स की ओर बढ़ना होगा जी, बिल्कुल। केवल अरविंद केजरीवाल जी के जो पुराने साथी हैं, अन्ना हजारे से लेके जो लोग उस आंदोलन में थे, एक लाइन, जो लोग उस आंदोलन में थे, पार्टी बनाने में थे, उसमें साथ थे, जरा उनसे एक बार प्रेम कुमार जी जाके बात कर लेंगे, ठीक है, इनको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, पूर्णिमा जी। आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है, मैंने तब से लेके आंदोलन में जब बैठे पहली बार, तब से लेके ये काफी इनकी जो यात्रा जो भी रही है, पॉलिटिकल जर्नी कवर किया है। मैं भी इस पार्टी में बहुत संभावनाएं देखती थी, और जो आपने कहा कि जर्जर हो गए और धरने पे बैठ गए, अनशन पे बैठ गए, वो सारा मैंने बहुत क्लोज मॉनिटर किया है और कवर किया है, लिखा है इस पे बहुत। लेकिन वो आंदोलन का हश्र आज जो हुआ है, वो किस लिए, किस मकसद से वो आंदोलन हुआ, आज मैं खुद नहीं समझ पा रही हूं। वो आंदोलन अपना रास्ता भटक गई, और अब यही लगता है कि वो सिर्फ सत्ता के लिए एक शॉर्टकट था। ठीक है, विनोद सर आपको जोड़ना चाहते हैं? यदि विनोद जी ने आंदोलनजीवी पुस्तक लिखी है और आंदोलनों की बात हो रही तो इनका वक्तव्य महत्वपूर्ण है, फिर मैं बाद में अपनी बात जी। देखिए, इस देश में का नाम ही आंदोलनजीवी रखा है। इस देश में ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों का जन्म आंदोलनों के गर्भ से हुआ है। कांग्रेस पार्टी का जन्म स्वतंत्रता आंदोलन गर्भ से हुआ,
कम्युनिस्ट पार्टियों का जन्म कम्युनिस्ट वामपंथी आंदोलन गर्भ से हुआ। समाजवादी विचारधारा वाली जो पार्टियां थी उनका जन्म समाजवादी जो डॉक्टर लोहिया और नरेंद्र देव और मधुलिमा जॉर्ज फर्नांडीज के द्वारा चलाए गए आंदोलन थे उनसे हुआ। और जो हिंदुत्ववादी पार्टी थी उसका जन्म भी जनसंघ और हिंदू महासभा को लेकर उनका भी एक तरह से वैचारिक आंदोलन था जिससे उनका जन्म हुआ। तो आंदोलन के और अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी का चूंकि ताज़ा मामला है सबसे, इसलिए इस पर ज़्यादा नजर आती है। हर पार्टी ने अपने आंदोलन के मूल्यों के साथ जनता को देर सवेर चला है। क्या कांग्रेस पार्टी हमेशा आज़ादी के आंदोलन के जो शाश्वत मूल्य थे हमेशा उन पर चली? उनसे कहीं ना कहीं विचलन हुआ जिसलिए आज 43 और 53 पर अटक गए। क्या कम्युनिस्ट पार्टियां जो आंदोलन के मूल्य थे उनके उस पर पूरी तरह से चली? नहीं चल पाई, आज हाशिए पर है। भारतीय जनता पार्टी जो भी अवधेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप जरा अन्ना आंदोलन के पुराने लोगों से पूछिए और उनसे बात कीजिए, तो अवधेश जी जरा संघ के पुराने प्रचारकों और भाजपा के तमाम पुराने नेताओं से पूछिए, वो भी आज की भाजपा के बारे में बहुत कुछ कहेंगे। तो वो एक कांग्रेस के पुराने कांग्रेसियों से पूछिए, वो भी रोते मिलेंगे आपको। तो ये तो पुराने समाजवादी जो है आज के समाजवादी पार्टी और सामाजिक न्याय के योद्धाओं के बारे में रोते हुए मिलेंगे आपको, पीड़ा बताते हुए। तो ये भारतीय राजनीति की एक प्रकृति है, एक चरित्र है कि वो किसान आंदोलन से जो पार्टियां निकली वो उनकी हालत सबके सामने है। तो ये आम आदमी पार्टी भी कोई अपवाद नहीं है। बस फर्क ये है कि आम आदमी पार्टी का जन्म ऐसे कालखंड में हुआ जब सूचना तकनीक का विस्फोट हो चुका था और उसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने उस सूचना तकनीक को बहुत बेहतर इस्तेमाल किया और अन्ना आंदोलन से लेकर के अपने सारे कार्यक्रमों को जिस तरह लोगों तक पहुंचाया। तो जैसा पूर्णिमा जी कह रहे हैं और उसने नारा दिया कि साहब हम एक नई पार्टी है, नए तरीके की राजनीति विकसित करेंगे, तो बहुत लोग उस भ्रम में फंस गए। मैं भ्रम इसलिए कहता हूं कि मैं तब भी भ्रम में नहीं था, आज भी भ्रम में नहीं हूं और पहले भी नहीं था, क्योंकि मैंने आंदोलनों को देखा और आंदोलन जीवी किताब लिखने के पीछे भी एक कारण था। और एक चीज बताऊं, असम आंदोलन गर्भ से भी असम गण परिषद का जन्म हुआ था, कितना बड़ा बहुमत मिला था उनको, आज कहाँ है वो। तो इसलिए राजनीति ऐसे ही आगे बढ़ती है। भगत सिंह ने लिखा है कि आंदोलनों के मूल्य पीछे छूटते चले जाते हैं और पार्टियां जो है वो अपने सफर पर आगे बढ़ती हैं, सीढ़ी बना देती हैं उसको। तो एक तरीके से वो स्थिति आम आदमी पार्टी भी उसमें शामिल है। हाँ, इसलिए किसी एक पार्टी को खाली भारतीय राजनीति के लिए सबसे ज्यादा वो बता देना वो ठीक नहीं उचित नहीं है। मैं पूर्णिमा जी एक सेंटेंस ऐड कर दो। आंदोलन से पार्टियां निकलती हैं और वो फिर आगे एक राजनीतिक धारा पे चलती हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की कौन सी राजनीतिक धारा है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मैं एक पार्टी के मुद्दे को उसको हम चर्चा का विषय ना बनाते हुए जदीप जी लाइन स्पष्ट नहीं है बेचारी। हमें अगली बहस की भी और बढ़ना है। पार्टियां चलती रहेंगी, राजनीति चलती रहेगी और एक ही पार्टी को लेकर पक्ष प्रतिपक्ष दोनों की ही आवाजें हमने सुनी है ऊंची आवाजों में। और उसके समानांतर पूर्णिमा जी और विनोद जी का भी कथन आ गया। मुझे लगता है कि हम मूल मुद्दे पर लौटते हैं। दरअसल ये जो पूरा आपने शुरुआत में जो सवाल उठाया था ना कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए 10-10 उम्मीदवारों की घोषणा आम आदमी पार्टी ने ऐसे वक्त पे की है जब समाजवादी पार्टी का बिगुल इंडिया के समर्थन में जोर जोर से बज रहा था। ऐसे वक्त में इन दोनों ही राज्यों में, चुनावी राज्यों में 10-10 उम्मीदवारों की घोषणा से सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि ये INDIA का जो विपक्षी गठबंधन है पूरा इंडिया वाला, ये जो तैयार हुआ है, क्या ये केवल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयार हुआ है या आने वाले राज्यों के विधानसभा? ये कहीं से स्पष्ट नहीं हुई है रीति नीति इनकी। तो ज्यादा मूलभूत सवाल ये है, क्योंकि अगर आप एक उपचुनाव में कहते हैं कि INDIA गठबंधन को जीत मिली है, उम्मीद की राह दिखी है और इसकी वजह से हमारी धरातल पर भी आपसी तालमेल मजबूत हुआ है, तो पहले ये बताइए कि ये तालमेल सारे उपचुनाव, सारे विधानसभा चुनाव और वहां से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक हुआ है क्या? और अगर हुआ है तो आप ही के एक घटक दल ने उन्हीं राज्यों में 10-10 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर क्या सूचना देने की कोशिश की है। बड़ी बात यह कि जब हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, उनकी अपनी राजनीति, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। वो दिल्ली से निकलकर अचानक सारे राज्यों में पहले ही चले गए थे, फिर समझ में आया कि इतना बड़ा कैडर, इतनी बड़ी उनकी वित्तीय व्यवस्था नहीं है और अचानक उन्होंने अपनी दामन से ज्यादा हाथ फैला लिए और अपनी चादर से ज्यादा पैर पसार लिए, तो वो वापिस लौटकर सिकोड़े और पंजाब गए। पंजाब में उनको जीत भी मिली है, अभी गुजरात भी गए थे। ऐसे ही उनकी राजस्थान में वो सक्रिय हैं, राजस्थान में भी चुनाव और वहां पर भी वो लिस्ट, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा। ऐसे ही हर दल की अपनी महत्वाकांक्षा है। समाजवादी पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा है, कांग्रेस की अपनी है, ममता बनर्जी की पार्टी की अपनी है, नीतीश कुमार की अपनी है। इन सारी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर क्या आप समूचे विपक्ष के रूप में
एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी जैसे मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यही उसकी बुनियादी शर्त है। अगर उस शर्त की अवहेलना हो रही है तो फिर विपक्षी गठबंधन के माथे पर चिंता की लकीरें होनी चाहिए, स्वाभाविक है। अमर उजाला पर आप देख रहे थे खबरों के खिलाड़ी। कई विषयों पर हमने चर्चा की है और अगली बार इसी तरीके से हफ्ते की बड़ी गतिविधियों पे, जिसमें संसद का वो सत्र भी शामिल होगा, जिसको लेकर ढेर सारे कयास हैं, ढेर सारी बातें हैं। तस्वीर साफ होगी कि आखिर संसद के उस सत्र में होना क्या है, वो लेकर भी आपके बीच आएंगे। G20 की हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट हम आपको अमर उजाला के वीडियोस पर और amarujala.com पर खबरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो उन्हें पढ़ना, उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलिए। अमर उजाला को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। हमें अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।